और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम लोग अब. सो इट सेज हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू बेंजीन. सो बेंजीन आई होप आप लोगों को पता हो क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे. दिस इज बेंजीन, फार्मूला इज C6H6. आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो. ओके, दिस इज बेंजीन C6H6. अब आपको ना इथाइन को, हेक्सेन को, फेनॉल को, इन सब को बेंजीन में कन्वर्ट करना है. इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन का क्वेश्चन. चलो, तो 15 का ए नंबर है इथाइन. अब इथाइन क्या होता है जी? इथाइन यानी कि लास्ट में YNE, वाइन आ गया, यानी कि डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड. ओके, लुक, अगर सिंगल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे तो इसको एल्केन्स बोलते हैं, नाम के लास्ट में एन आता है. अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो इसको एल्कीन्स बोलते हैं, नाम के लास्ट में इन आता है. और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसको एल्काइंस बोलते हैं, नाम के लास्ट में YNE, आइन आता है. तो इथाइन एथ मतलब कि 2 कार्बन हो जाएगा, तो आप 2 कार्बन यहाँ पे लिखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. और फिर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन. क्यों? क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे इसका 3 बॉन्ड हो रहा था, तो 1 बच गया. जितना बच गया ना आप उतना हाइड्रोजन भर दो. तो खैर ये इथाइन है और इथाइन से मेरे को बनाना है बेंजीन. तो लुक, हम डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप डिटेल में समझो, ठीक है? क्योंकि रटा हो क्या 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 जरूरी कि एग्जाम में यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो आप समझने पे फोकस करो. तो खैर ये इथाइन है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CHH. ओके, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज़ इथाइन. नाउ अब चलिए हम लोग इथाइन से बनाते हैं बेंजीन. तो ऐसे बनाएंगे पहले. दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी एक H होगा, यहाँ पे भी एक H होगा. फिर ये C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और एक यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H. हाँ, तो एक्चुअली में ये तीनों का तीनों इथाइन है, ये सेम चीज़ है. CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बस 3 बार लिख दिए हैं. तो मतलब कि इथाइन का 3 मॉलिक्यूल खर्च होगा, ठीक है? और इसको आपको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराना है. रेड हॉट आयरन ट्यूब. ओके, टेम्परेचर वुड बी अप्रॉक्स 900 केल्विन. सो व्हाट वुड हैपन? पॉलीमराइजेशन हम लोग बोलते हैं इस रिएक्शन को. ये इन सब जगहों का जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड निकाल के यहाँ पे ऐसे आप रख दो इन दोनों कार्बन के बीच में. इसी तरह से यहाँ से भी इसका एक बॉन्ड निकाल के आप यहाँ रख दो इन दोनों कार्बन के बीच में, और इसका एक बॉन्ड निकाल के यहाँ रख दो इन दोनों कार्बन के बीच में. तो नतीजा होगा, देखो ये C के साथ H लगा हुआ है, उसको हम तोड़ कैसे बनाते रहे. और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड आ गया, फिर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड सब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड खर्च हो चुका है. फिर कार्बन, फिर यहाँ पे भी एक बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन, फिर यहाँ पे नया बॉन्ड आ गया, फिर ये कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड. और हाइड्रोजन तो हर एक कार्बन में एक एक लगा हुआ था, तो सब जगह पे आप एक एक हाइड्रोजन लगा दो. ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज बेंजीन, यही तो है C6H6. ओके, सो आंसर आपका हो गया फर्स्ट नंबर. यहाँ पहले नाम लिख सकते हो, दिस इज बेंजीन, और ये था मेरा इथाइन. चलिए पार्ट बी मेरे को बोला है हेक्सेन. देखो नाम के लास्ट में एन आ रहा है, एन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और हेक्स कहने का मतलब 6 कार्बन. तो हेक्सेन से बेंजीन बनाना है, तो हेक्सेन ऐसा होगा आपका, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और सब में हाइड्रोजन भर दो. तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भरोगे किनारे में, बीच वाला में 2 हाइड्रोजन रहता है, और फिर किनारे वाला में 3. यही है आपका हेक्सेन. और मोर प्रिसाइसली अगर बोलेंगे और अच्छा से तो दिस इज N-हेक्सेन. सो N-हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो ये
देख रहे हैं काफ़ी लॉन्ग फार्मूला है, तो जो फार्मूला लंबा लंबा रहता है ना उसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो टाइम बचाने के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन खोज किया गया है। तो इसको बॉन्ड लाइन में चुपचाप से आपको ऐसे लिख देना है, गिनो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, बस ऐसा ऐसा बना दो। और इसमें 6 ठो आपका होना चाहिए टर्निंग, जैसे कि, और कॉर्नर मतलब हर एक टर्निंग पे और हर एक एंड पे आपको कार्बन समझना है। तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, 5 ही होगा, ये छठा। ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों ही आपका सेम चीज़ है। अब इस एन हेक्सेन को आपको किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करना पड़ता है, तो ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो कैटलिस्ट है वो है CrO3 और Cr2O3 एक्चुअली में, ओके। और टेम्परेचर आपको देना है 773 केल्विन और प्रेशर 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा कि एन हेक्सेन को ये Cr2O3 के प्रेजेंस में हम लोग, ये कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे हीट करेंगे तो ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन। और सी नंबर आपका फेनॉल था, चलिए देखा हुआ फेनॉल। फेनॉल क्या होता है जी? फेनॉल इसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग बनाओ और बेंजीन रिंग के साथ एक अल्कोहल ग्रुप अटैच कर दो, OH, दिस इज कॉल्ड फेनॉल। तो फेनॉल से बनाना है आपको बेंजीन, बहुत सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ इसको जिंक के प्रेजेंस में हीट कर देना रहता है। जिंक के प्रेजेंस में हीट करोगे तो होगा क्या, ये जो जिंक है ना, ये वाला ऑक्सीजन अपने साथ चुरा के लेके चला जाएगा। तो पहले ये सिर्फ जिंक था और वो वाला ऑक्सीजन चुरा लिया, यानी कि हो गया ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब जरा देखो तो बच क्या गया, यानी कि इस जगह पे अब सिर्फ हाइड्रोजन बच गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो चला गया। और इन सब जगहों पे तो हाइड्रोजन पहले से हैं ही, वो बॉन्ड लाइन में दिखाई नहीं जाता है आपका, यानी कि बेंजीन ही तो बन गया। हाइड्रोजन को दिखाने का क्या ज़रूरत है, दिस इज बेंजीन, हो गया, ओके। आई होप कोई डाउट नहीं हो। ये हाइड्रोजन, अगर कोई सोच रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो हाइड्रोजन को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, वो OH लिखा हुआ है, अल्कोहल भी था, ऑक्सीजन भी था, तब ये अल्कोहल ग्रुप बन गया, तब दिखाना पड़ेगा। अगर लेकिन सिर्फ अकेले हाइड्रोजन है तो उसको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 था। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सेज, 1 सेकेंड, define allotropy, write 2 important allotropes of carbon and differentiate them on the basis of their structure. Now allotropy कहने का क्या मतलब होता है, कोई एलिमेंट अगर नेचर में एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी का डेफिनेशन होगा द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in nature in more than one form, एक से ज़्यादा रूप में एग्जिस्ट करना किसी एलिमेंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। एग्जाम्पल, अगर कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन का आपका 3 एलोट्रॉप्स है, यहाँ पे तो खैर 2 ही इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स पूछ रहा है कार्बन का, हाँ। तो एग्जाम्पल, कार्बन एग्जिस्ट्स इन नेचर इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, और तीनों का नाम पता ही होगा आप लोग को। आपका फर्स्ट फॉर्म का नाम है वही डायमंड, सेकंड फॉर्म ग्रेफाइट, एंड थर्ड फॉर्म जो है वो है बकमिंस्टर फुल्लेरीन। तो आपसे बस 2 ही पूछा क्वेश्चन में, तो आप डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आप ऐसे बीच में लाइन खींचोगे, एक तरफ लिखोगे डायमंड, एक तरफ लिखोगे ग्रेफाइट ना। दोनों ही तो कार्बन का बना हुआ है, बट दोनों का प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है।
इसमें कार्बन एटम्स अलग तरह से अरेंज्ड है और उसमें कार्बन एटम्स अलग तरह से अरेंज्ड है। तो डायमंड में कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल फैशन में होता है। सो कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड in tetrahedral वे, टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज होता है। ओके, मतलब इस तरह से आप वैसे बना के दिखा भी दोगे तो अच्छा रहेगा। ये हाँ, ये बॉन्ड एंगल आपका कितना होता है 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 27 मिनट। फिर यहाँ यानी कि यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ से फिर से आप ऐसे निकाल दोगे, ऐसा पिक्चर बना लोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है। लेकिन ग्रेफाइट में वही लिख देना, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल वे लिख सकते हैं, हेक्सागोनल वे। तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर है, कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, जैसे बेंजीन बनाते थे। हाँ, ये है। ओके फाइन। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये लिख देना कि इसमें जो ईच कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसमें जो ईच कार्बन एटम है वो होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, थर्ड डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? थर्ड डिफरेंस में लिख दीजिएगा कि डायमंड में आपका, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है और चारों ही इलेक्ट्रॉन बिजी है बॉन्ड बनाने के लिए, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसके चलते ये होता है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेकिन ग्रेफाइट में आपका एक कार्बन एटम जो है वो 3 ही कार्बन एटम से कनेक्ट होता है। पिक्चर में आपको 2 ही दिख रहा है, लेकिन रियलिटी हकीकत अगर और बनाते हैं तो ऐसे भी है, ये और कार्बन एटम, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है। तो आप इस कार्बन एटम को देखो, ये कितने से कनेक्ट है, ये एक कार्बन एटम 2 3, हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp2। तो हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। सो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री, और इसके कारण होता है ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच मेक्स इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हैंड राइटिंग पे आप मत जाना मेरे, आप बोल के लिख लो, ठीक है, जो मतलब मेरा आवाज़ सुन के लिख लो। फाइन, तो 3 डिफरेंस काफ़ी, एक चाहो तो चौथा डिफरेंस और दे सकते हो कि डायमंड जो है, बिकॉज डायमंड हैज़ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है तो बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग। और ग्रेफाइट में आपका ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट लेयर्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। सो ये आपका स्ट्रांग नहीं होता, ये काफ़ी स्लिपरी होता है, वीक होता है। ओके, स्लिप करता है और वीक वैंडरवाल्स, वैंडर WAALS, हाँ, वीक वैंडरवाल्स फोर्स बिटवीन लेयर्स। फाइन, तो इतना डिफरेंस काफ़ी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर एक और था शायद ना ऊपर में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, यूजिंग VSEPR थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो आपको तो पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। VSEPR का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। खैर, फर्स्ट नंबर से BeCl2 का आपको शेप बताना है। तो आप ऐसे बोलोगे कि बेरिलियम है और बेरिलियम के पास आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास 2 क्लोरीन लगा हुआ भी है, मतलब कि सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे 2 बॉन्ड पेयर्स, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। देयरफॉर ये शेप कैसा हो गया, लीनियर, ये बिल्कुल लीनियर शेप है, देयरफॉर लीनियर हो गया। बी नंबर BeCl3। तो BeCl3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बोरोन के साथ 3 क्लोरीन को जोड़ना है,
तो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता ही है, और तीनों तो खर्च हो गया क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। इसका मतलब कि इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचेगा, कोई लोन पेयर एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो 3 BP कहने का मतलब बॉन्ड पेयर्स, और नो लोन पेयर। तो इस केस में इसका शेप, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनल प्लेनर। ओके, ये बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री होता है, देयरफॉर शेप का नाम होगा ट्रिगोनल प्लेनर। सी नंबर इज SiCl4। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और मेरे को 4 क्लोरीन भी जोड़ना है। तो फिर ये 4 क्लोरीन ऐसे आपका जुड़ेगा टेट्राहेड्रल फैशन में, ये Cl, मतलब कि यहाँ पे है 4 ठो बॉन्ड पेयर और नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, देयरफॉर टेट्राहेड्रल। ओके, डी नंबर इज H2S। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी है, देखो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सल्फर ग्रुप 16 का है, मतलब इसका आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जबकि मेरे को जोड़ना तो बस 2 ही हाइड्रोजन है। तो ये एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गया, तो 6 में से तो बस 2 ही इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ ना, तो 4 तो बच गया। तो वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा? तो वो इस तरह से आपका ये ऑर्बिटल्स में लोन पेयर बना के, ये स्ट्रक्चर है आपका H2S का। तो इस केस में तब इसका शेप लीनियर नहीं कहलाता, तब इसका शेप बोलेंगे बेंट। ये आपका ऐसे मुड़ा हुआ है, बेंट शेप का बोलेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे 2 ठो बॉन्ड पेयर हैं और 2 ठो क्या है आपका लोन पेयर है, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर बेंट शेप का बोलेंगे इसको हम। और लास्ट ई नंबर इज SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है। खैर, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जिक्र किए कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ग्रुप 16 का है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और देखो मेरे को 6 ठो फ्लोरीन को जोड़ना भी है। तो जब 6 फ्लोरीन जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ोगे आप? इस तरह से स्क्वायर बाय पिरामिड, या फिर ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। यानी कि 4 को तो आप 4 फ्लोरीन को इसके प्लेन में रखोगे, ठीक है, 6 में से भी 4 ही हुआ है, और एक प्लेन के ऊपर रहेगा और एक प्लेन के नीचे रहेगा। ये ऐसे फ्लोरीन और फ्लोरीन। आप इसका शेप दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो कि ये प्लेन में है और फिर ये प्लेन के ऊपर है, प्लेन के नीचे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है अब। What do you understand by the term heat capacity? Derive the expression Cp minus Cv equal to R. So heat capacity नाम ही से पता चल रहा है, कैपेसिटी मतलब वही क्षमता, और हीट कैपेसिटी यानी कि हीट स्टोर करने का क्षमता। तो हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, जैसे कि किसी सब्सटेंस को आप हीट करते हैं, तो आप हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई जैसे मेरे पास ये एक लोहा का टुकड़ा है और जो भी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं गैस पे रख के या चूल्हा पे रख के, आग पे रख के, किसी भी तरह से, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस से होगा 11 डिग्री सेल्सियस, फिर 12 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आपको सोचना ही है कि 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ा तो कितना जूल एनर्जी वो स्टोर किया, कितना जूल हीट एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर कर लिया, वही कहलाएगा उसका हीट कैपेसिटी। अगर वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है हर 1 डिग्री सेल्सियस में, तो उसका बोलेंगे हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। और तुरंत ही गर्म हो जाता है, इसका मतलब ज़्यादा हीट स्टोर नहीं किया और तुरंत गर्म हो गया, तो फिर उसका हीट कैपेसिटी हम लोग बोलेंगे कम है। तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ heat energy required to raise the temperature of an object by 1 degree Celsius is called its heat capacity.
सो ये आपका हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन है, ठीक है, कि कितना अमाउंट में हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा आपको टू रेज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना से, तो 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी ना। अभी एक फॉर्मूला मेरे को डिराइव करना है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो उसके लिए हम लोग पहले बोलेंगे ये Cp होता क्या है भाई, Cv होता क्या है। Cp को हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv को हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इसलिए P लगा हुआ, P फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, और C करने का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में तो Cp और Cv सेम ही होता है, गैसेस के केस में आपका Cp और Cv अलग अलग होता है, क्योंकि गैसेस को आप दो तरीके से हीट कर सकते हो। एक इस तरह से हीट करो कि उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे, और दूसरा ऐसे हीट कर सकते हो कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ओके, तो अब इसका हम डेरिवेशन कैसे करें, हम लोग बोलेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच कहने का मतलब चेंज इन इंथैल्पी, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपी के इक्वल होता है। और क्यूपी इक्वल टू हो जाएगा भाई Cp इंटू डेल्टा टी। लुक कैसे, Cp कहने का मतलब था आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि कितना हीट देना पड़ेगा कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए Cp अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है, तो डेल्टा टी अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डेल्टा टी से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्यूपी इक्वल टू हो जाएगा Cp डेल्टा टी। उसी तरह से डेल्टा यू हमको पता है कि क्यू वी के इक्वल होता है, यानी कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्यू मतलब हीट है, तो कितना हीट सप्लाई कर रहे हो आप कांस्टेंट वॉल्यूम के, तो वो इक्वल हो जाएगा Cv इंटू डेल्टा टी। वंस अगेन कैसे, Cv कहने का मतलब कितना हीट सप्लाई करना पड़ता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो अगर डेल्टा टी अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो Cv को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया वही क्यू वी इक्वल टू Cv डेल्टा टी। और फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन हमको पता है कि डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हम लोग फर्स्ट वाली वीडियो में डिराइव भी किए थे। तो खैर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, और पी डेल्टा वी को हम एक्चुअली में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम काम करते हैं तो पी को हम अंदर ले सकते हैं, यानी कि डेल्टा पी वी ऐसा लिख सकते हैं। ओके, डेल्टा पी वी। और इनफैक्ट स्टार्ट मेरे को यहीं से करना चाहिए था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब डेल्टा पी वी इक्वल टू क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन में जाओगे तो पी वी इक्वल टू फॉर्मूला होता है NRT। ओके, और इफ n इक्वल टू 1 कर दें हम, यानी कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो पी वी इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, RT, n की जगह पे 1 पुट कर दें, तो पी वी की जगह पे यहाँ लिख देंगे हम RT। ओके, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का बात कर रहे हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब ये R कांस्टेंट है तो डेल्टा के बाहर आ जाएगा, तो R बाहर आ गया और एक सिंपली हो जाएगा डेल्टा टी, और इन दोनों का वैल्यू पुट कर दो। देखो डेल्टा एच था तुम्हारा, डेल्टा एच था Cp डेल्टा टी के बराबर, और ये है Cv डेल्टा टी के बराबर, तो इसकी जगह पे Cp डेल्टा टी Cv डेल्टा टी प्लस R डेल्टा टी। तो Cp डेल्टा टी, इन दोनों में से डेल्टा टी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा Cv प्लस R, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R, Cv जरा के माइनस हो जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये 3-4 बार आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आ सकता है। फाइन, और अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बच गया, राइट ली शार्ट्रियर्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट।
देखिए जी, तो इसको पहले डिटेल में समझिए, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं, हम पहले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है नाइट्रोजन गैस के साथ, और कौन सा गैस बनाता है? अमोनिया। पहले हम ऐड कर देते हैं, पूरा अमोनिया गैस बनाता है। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे होना चाहिए 3, यहाँ पे होना चाहिए 2। हाँ, अब तो आप ये कंटेनर लिए हैं, आप उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिए हैं ऐसे, और इसमें आप नाइट्रोजन गैस भर दिए हैं, और बिल्कुल 3:1 का रेशियो में भरे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो मेरे को ही बता रहा है कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल का ज़रूरत है अमोनिया बनाने के लिए, यानी कि जितना हम नाइट्रोजन इस कंटेनर में लिए हैं उसका 3 गुना अमाउंट में क्या लिए हैं? हाइड्रोजन लिए हैं। और अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही पूरी तरह से रिएक्ट करके एकदम खत्म हो जाएगा और एट द एंड मेरे को इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस मिलेगा, अमोनिया, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ नॉट हाउ केमिस्ट्री वर्क्स। होगा क्या कि ये जब फाइनली रिएक्शन जितना होना है हो जाएगा, तो आपको अमोनिया भी इसमें रहेगा, नाइट्रोजन भी रहेगा और हाइड्रोजन, यानी कि तीनों ही मौजूद रहेगा, ठीक है। हाँ, तीनों ही मौजूद रहेगा, यानी कि ये रिएक्टेंट्स पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा, ओके। और उसके बाद और सुनिए, पहले तो तीनों मौजूद रहेगा और रेस्ट पे कुछ भी नहीं है, स्टैटिक कुछ भी नहीं है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों कंबाइन होके अमोनिया बनाते रहेगा, मतलब ये रिएक्शन होते रहेगा, लेकिन साथ ही साथ उसका उल्टा भी होते रहेगा, मतलब अमोनिया वापस से टूट के आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाए कि किसी केमिकल रिएक्शन में जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, उसी रेट से रिवर्स रिएक्शन भी होना शुरू हो जाए, मतलब जितना अमोनिया पर सेकेंड बन रहा है उतना ही अमोनिया फिर पर सेकेंड टूट भी जा रहा है, तो फिर तो ओवरऑल आप देखोगे तो कोई भी नेट चेंज नहीं दिखाई देगा। तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और मोर प्रिसाइसली केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि फिजिक्स में भी इक्विलिब्रियम होता है, वो अलग चीज़ है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम करने का सिंपली मतलब है किसी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाना? सेम हो जाना ना। अब इस इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर सकते हो, जब चाहे डिस्टर्ब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ था, मान लेते हैं हम कुछ अमोनिया चुरा लिए हैं इस कंटेनर में से, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीनों था ना जी, तो आप कुछ अमोनिया चुरा लो, हटा दो, इसमें से निकाल दो, तो फिर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, इसका मतलब अब कम अमाउंट में अमोनिया टूट के वापस से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाएगा, मतलब ये होगा कि जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है अब वो कम हो गया। तो रिवर्स रिएक्शन अब स्लो होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन तो उसी रेट से हो रहा होगा, यानी ज़्यादा। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि क्योंकि अब रिवर्स रिएक्शन कम हो रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब पहले के मुकाबले मोर एंड मोर अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे रिएक्शन नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर से हम लोग ये बोले कि रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में था, ओके, हम इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिए, थोड़ा सा अमोनिया हम साइड निकाल दिए। तो जब हम इसको साइड निकाल दिए तो कम अमोनिया बचा, तो जब अमोनिया यहाँ कम बचा है तो कम अमाउंट में अमोनिया टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है, मतलब कि ये रिवर्स रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन तो उतना ही ना रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो मेरे पास इसको हम थोड़ी जो कम किए हैं। तो नतीजा ये होगा कि आप देखो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहा, एक नेट रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका नतीजा ये होगा कि मोर एंड मोर अमोनिया बनेगा, यानी कि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू होगा और इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन घटना शुरू हो जाएगा। और यही है आपका ली शैड्रेस प्रिंसिपल। तो ली शैड्रेस प्रिंसिपल बोलता है, इसको पूरा मिटाने के लिए, सो ये यहाँ पे ली शैड्रेस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, विच सेज दैट it states that a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system
क्या मतलब है इसका कि किसी भी तरह का आप चेंज करते हो जिससे कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर्स है उसमें बदलाव हो, तो सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच ए मैनर सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटरएक्ट मतलब वही होता है कि आप जो किए हो उसका उल्टा होगा, द इफेक्ट ऑफ द चेंज। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, ये हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और ये इक्विलिब्रियम में क्या बना रहा था दोनों मिलके, अमोनिया गैस। हाँ ठीक है, तो हम लेट से अगर अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम कम कर देते हैं, यानी कुछ चुरा लेते हैं हम इसको, तो आप अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम किए तो इक्विलिब्रियम को मतलब डिस्टर्ब कर दिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन को आप चेंज कर दिए, तो होगा क्या, अब रिएक्शन इस तरह से चेंज होगा, इक्विलिब्रियम, एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा, ए न्यू इक्विलिब्रियम विल सेट अप, एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा। और ये नया इक्विलिब्रियम इस तरह से बनेगा कि आप जो भी चेंजेस किए हो उसको रिड्यूस करें, यहाँ रहा मेन वर्ड, या फिर काउंटर एक्ट करें। मतलब आप अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन घटाए थे तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा अब कि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन वापस से क्या हो जाए, बढ़ जाए। और अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन वापस से सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में होना शुरू हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना शुरू हो। अगर आप उल्टा किए होते, लेट से अगर आप अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते तो फिर रिएक्शन चला जाता आपका रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, घट जाए। मतलब आप जो करोगे उसका उल्टा होगा, इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि उसका हमेशा उल्टा हो, ताकि काउंटर एक्ट कर सके आपको, आप जो जो भी चेंज किए हो उसका उल्टा। फाइन। और अब एग्जाम्पल में वही पूछ रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज का क्या असर होगा, तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, तो समझा ही दिए आप लोग को हम, तो उसको आसान भाषा में ऐसे लिख देना है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज कर दें, रिएक्टेंट्स को बढ़ा दें, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए हैं तो सिस्टम चाहेगा कि उसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है, सो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज, या फिर इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीज, दोनों में से कोई सा भी हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो, हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, और उसका उल्टा कर देते हैं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देते हैं, तो इस केस में मेरा इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि रिएक्शन आ जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, तो आपको आंसर भी ऐसे लिखना है, ये ली शैटियर्स प्रिंसिपल लिख के और इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बस थोड़ा अच्छा हैंड राइटिंग में आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा, तो मिल जाएगा नंबर। ठीक है, तो ये पहला सेट ख़त्म हुआ, अब दूसरा सेट भी तुरंत बनाएंगे। और आपको लगता है कि आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया, आपको लगता है टाइम वेस्ट कर दिए आपका, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अपना रिव्यूज़ दो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।